जी नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा। इस सीरीज में हम टोटल 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। इस वीडियो में आपको 20 से 22 क्वेश्चन मिलेंगे, बाकी का सेकंड पार्ट आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। हु इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स? जेनेटिक्स के जनक किसे कहा जाता है? डार्विन को, मॉर्गन को, मेंडल को या फिर वाटसन को? देखिए, आप सब जान रहे होंगे कि जो जेनेटिक्स में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी मेंडल जी ने। ऑप्शन सी, इन्होंने अपने 3 तरह के नियम दिए थे। मेंडल्स वर्कड ऑन व्हिच प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट? जो मेंडल थे, जेनेटिक्स का प्रयोग किया था तो किस पेड़ पे किया था? क्या गेहूं पे किया था, मक्का पे किया था, सूरजमुखी पे किया था? देखिए, इन्होंने गेहूं पे नहीं किया था, मक्का पे भी नहीं किया था, सूरजमुखी पे भी नहीं किया था। इन्होंने किया था गार्डन पी पर। बेसिकली इन्होंने किया क्या था कि गार्डन पी को ले लिया था, जिसे हम पाइसम सटाइबम भी जानते हैं। असल में इसमें आसानी से देखे जाने वाले लक्षण होते हैं, जैसे लंबाई, बीज का रंग, ये सब आसानी से देखने को मिल जाते हैं, इसीलिए मेंडल्स ने इस पौधे को लिया था। मेंडल्स प्रपोज्ड व्हिच लॉ फर्स्ट? मेंडल्स ने जब ये प्रयोग किया पाइसम सटाइबम पर, तो इन्होंने 3 तरह के नियम दिए। बोला जा रहा है कि पहला नियम कौन सा था? तो आप सभी को पता है, पहला नियम लॉ ऑफ डोमिनेंस या प्राबल्य या प्रभाविकता का नियम था। दूसरा नियम था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये सेकंड था। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट, ये थर्ड नियम था। इन्हीं 3 नियम को मेंडल ने दिया था। द यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज, अनुवांशिकता की इकाई है, जीन है, गुणसूत्र है, एलील्स हैं या फिर डीएनए है? तो देखिए, जो हेरिडिटी होती है ना, उसकी यूनिट जीन होती है। क्या होती है? जीन। बेसिकली माता पिता से, मान लीजिए ये पेरेंट्स हैं, और इनसे जो ट्रेट्स ट्रांसफर होंगे इनके बच्चे में, जो लक्षण ट्रांसफर होंगे, ट्रेट्स ट्रांसफर होंगे, उसके लिए जिम्मेदार जीन ही है, जो डीएनए पर मौजूद होता है। तो ऑप्शन ए, जीन। द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड? जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म क्या कहलाता है? तो देखिए, जीन में होते हैं एलील्स। क्या होते हैं? एलील्स। ऑप्शन बी। एलील्स एक जीन का अलग अलग रूप होता है, जैसे एक टॉल हो गया और एक डॉर्फ हो गया, तो किसी एलील के ही ये क्या होते हैं बच्चों? रूप होते हैं। A cross between two heterozygous individuals results in phenotype ratio. 2 विषम युग्मज व्यक्तियों के बीच क्रॉस में फेनोटाइप अनुपात होता है। तो क्रॉस जब आप करते हैं तो फेनोटाइप अनुपात आपका आता है 3:1। क्रॉस बेसिकली हेट्रोजाइगस में होगा, यानी एक तरफ कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और आप इसको तोड़ लीजिए, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इनमें क्रॉस करवाएंगे तो ये देखिए, कैपिटल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर ये स्मॉल टी और ये कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर ये स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो आप खुद ही देख लीजिए, ये प्योर टॉल है, ये हाइब्रिड टॉल है, ये भी हाइब्रिड टॉल है, और प्योर डॉर्फ है। तो ये 3 लंबे और एक छोटा, तो 3:1 का रेशियो आ गया। ऑप्शन ए करेक्ट है। In dihybrid cross, how many types of gametes are produced by F1 generation? देखिए, हाइब्रिड क्रॉस में F1 पीढ़ी द्वारा कितने प्रकार के युग्मक बनाए जा सकते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि जो हाइब्रिड क्रॉस होगा, बेसिकली डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम 2 अलग अलग लक्षण को पढ़ते हैं। जैसे एक तरफ ले लिया बीज का रंग, तो एक तरफ ले लिया आकार। हम सेम पे नहीं कर सकते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस को। जैसा कि आपको पता है कि मेंडल्स का जो फर्स्ट लॉ था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसमें इन्होंने प्योर टाल और प्योर डॉर्फ लिया था। तो लिया क्या था? लंबाई लिया था, सिर्फ एक ट्रेट लिया था। उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोला जाता है। जो डाई हाइब्रिड होता है उसमें हम 2 लक्षण लेते हैं, जैसे एक तरफ रंग ले लिया कलर, तो एक तरफ उसकी लंबाई यानी आकार ले लिया। तो बेसिकली इसका आंसर जो होगा वो होगा 4। क्या होगा? 4।
इसका जो आप देख सकते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस, चलिए हम आपको समझाते हैं। कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, मान लीजिए मैंने दो लक्षण ले लिए। अब दोनों हाइब्रिड हैं क्योंकि प्योर तो है नहीं, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, हाइब्रिड है। अगर यही कैपिटल ए होता तो हम प्योर मानते। हाइब्रिड का एक फार्मूला होता है, अगर हमें निकालना होता है, आपको निकालना है गैमेट्स, तो 2n, n मतलब हाइब्रिड का नंबर, तो हाइब्रिड कितने हैं, 1 और 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर आप सभी को पता है 2 × 2 4 होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगर हम इसको बनाएं भी तो इसका बनेगा, आप ट्राई करिएगा, मैं बना दे रहा हूं, ए बी, ए कॉमा बी, स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, ये बनेंगे चारों। Which of the following shows incomplete dominance? कौन इनकम्प्लीट डोमिनेंस को दर्शाता है? क्या गार्डन पी दर्शाता है? ये तो नहीं दर्शाता। पाइसम सटाइबम यानी इस पे तो उन्होंने खोज ही किया था। ड्रोसोफिला, मक्का, जो सही आंसर है स्नैप ड्रैगन है। इसको आप एक ट्रिक से याद कर लें कि जो इनकम्प्लीट है, ड्रैगन है, वो चीजों को खा लेता है तो कंप्लीट नहीं हो पाता, इसीलिए ड्रैगन को हम इनकम्प्लीट में रखते हैं। ट्रिक से याद कर लें। अब समझाने वाली बात क्या है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में नाइदर एलील यानी पूरी तरह डोमिनेंट होता है। जैसे आप देखें क्या था इसमें स्नैपड्रैगन में, एक तरफ रेड था तो एक तरफ व्हाइट था, और जब इनके बीच में क्रॉस कराया गया था तो रेड, ना तो रेड मिला ना तो व्हाइट मिला, क्या मिल गया, पिंक मिल गया, पिंक फ्लावर मिला था, इसलिए इसको हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। अ कंडीशन वेयर बोथ एलील्स एक्सप्रेस देमसेल्व्स इक्वली इज, कह रहा है कि वो स्थिति कौन सी है जहां पर दोनों एलील खुद को एक्सप्रेस करते हैं, तो उसका सही आंसर है ऑप्शन ए कोडोमिनेंस। आप सभी को पता होगा कि कोडोमिनेंस में दोनों एलील पूरी तरह से एक्सप्रेस होते हैं। चलिए समझने के लिए थोड़ा बताता हूं। आपने ए बी ब्लड ग्रुप पढ़ा रहा होगा, ए बी ब्लड ग्रुप, जो आपका ए बी ब्लड ग्रुप था इसमें ए और बी दोनों क्या थे, दोनों दिखाई देते हैं, इसीलिए इसको हम कोडोमिनेंस बोलते हैं। ब्लड ग्रुप ए बी इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। ए बी ब्लड ग्रुप में ए और बी दोनों एंटीजन हैं, यानी दोनों एंटीजन हैं तो दोनों एक्सप्रेस भी होंगे। हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन सोमैटिक सेल्स? देखिए, जो मोस्टली सेल्स का फिनोमिना होता है वो होती है सोमैटिक सेल और दूसरी होती है जर्म सेल। जर्म सेल बेसिकली सेक्सुअल चीजों से संबंधित होती हैं, रिप्रोडक्शन से संबंधित होती है, और जो सोमैटिक सेल होता है ना, हमारी बॉडी के सेक्सुअल थिंग्स को छोड़ करके बाकी सभी चीजों को यही कंट्रोल करता है, निर्माण करता है। तो सोमैटिक सेल्स में टोटल होते हैं 46 मानव की शरीर कोशिकाएं, यानी सोमैटिक सेल को शरीर कोशिकाएं बोलते हैं। इसमें कुल 46 गुणसूत्र या 46 क्रोमोसोम होते हैं। अगर हम पेयर की बात करें बच्चों तो इसको हम 23 पेयर बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लिंग संलग्न रोग है, यानी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्स लिंक्ड डिजीज? बीमारी तो है बट वो सेक्स लिंक है, वो ट्रांसफर हुई है, माता पिता से आई है बच्चों में। तो ये है कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता जिसे हिंदी में बोलते हैं। बेसिकली इसमें आदमी कलर में डिफरेंस नहीं कर पाता। तो सेक्स लिंक डिजीज होती किस पे है, तो इसको मैं समझाने के लिए आपको बताता हूँ। जैसे मेल है, ये फीमेल है, आपको पता है फीमेल में XX होता है, मेल में XY होता है। अब चलिए कलर ब्लाइंडनेस, मान लीजिए कलर ब्लाइंडनेस मेल के X जीन पर आ गया, मैं C लिख दूं, जान लीजिए कलर ब्लाइंडनेस का। अब देखिए जो इस C जीन पर आ गया ना, X पे आ गया ना आपका X लिंक पर C, तो ये क्या हो गया, यानी इसको कलर ब्लाइंडनेस हो गया। बट वहीं पर अगर फीमेल होती है, क्या होती है, फीमेल, और फीमेल के X क्रोमोसोम पर C आ जाए तो ये कलर ब्लाइंडनेस नहीं मानी जाएगी, इसको रोगी नहीं मानेंगे, इसको वाहक मानेंगे, यानी रोग फैलाने वाली बनी। लेकिन यदि अगर फीमेल के दोनों क्रोमोसोम पर आ जाए तुम्हारा कलर ब्लाइंडनेस CC, तब ये क्या मानते हैं बच्चों, तब इसको रोगी कहा जाएगा। पुरुषों में एक पे ही आ जाता है तो रोगी हो जाता है, क्योंकि जो वायु होता है ना, ये बेसिकली थोड़ा कमजोर होता है और ये लड़ नहीं पाता है, तो मनुष्यों को क्या दे देता है, पुरुषों को रोग दे देता है। यही कहानी आपका हीमोफीलिया में भी दिक्कत होती है।
हीमोफीलिया इज कॉज्ड बाय अ जीन प्रेजेंट ऑन, ये देखिए क्वेश्चन भी है, तो हीमोफीलिया भी एक्स क्रोमोसोम पर है। मेल, फीमेल, मेल यानी एक्स वाई, फीमेल यानी एक्स एक्स। अब हमारे एक्स पे क्या आ गया, एच आ गया बेटा, एच यानी हीमोफीलिया का सिम्टम्स आ गया, हमारा एक्स क्रोमोसोम बीमार पड़ गया, वाई फाइट कर नहीं पाएगा और संतान को क्या हो जाएगी बच्चों, हीमोफीलिया बीमारी हो जाएगी। वहीं पर अगर लड़की है या महिला है तो उसके एक एक्स पर एच आएगा तो बेटा कभी बीमार रोगी नहीं मानी जाएगी, वो सिर्फ वाहक मानी जाएगी और बीमारी फैला तो सकती है बट रोगी नहीं। लेकिन अगर मान लो इसके दोनों क्रोमोसोम पर एच एच आ जाए यानी हीमोफीलिया के सिम्टम्स आ जाए दोनों क्रोमोसोम पर, उस केस में ये रोगी होती है और ऐसा बहुत रेयरली होता है। A woman with blood group A can give birth to a child with blood group O if father blood group is, यदि महिला का रक्त समूह A है तो O समूह का बच्चा कब संभव है। तो देखिए आपको पता है, देखिए सीधी सी बात है, O समूह का बच्चा तभी आएगा जब O ब्लड ग्रुप होगा। कैसे, अगर माता पिता दोनों के पास रिसेसिव O एलील्स हैं, रिसेसिव का मतलब होता है, रिसेसिव आप जान ही रहे जिसका बहुत ज्यादा इफेक्ट ना पड़ पाए। देखिए माता पिता दोनों के पास ओ हैं, तो मान लीजिए मैं ए ओ ये कर देता हूं और ओ ओ कर देता हूं और इनके बीच में जब मैं क्रॉस करवाऊंगा तो एक बार तो मुझे ए ओ मिलेगा, फिर ओ ओ मिलेगा, है ना, ए ओ और फिर ओ ओ, तब ओ ओ हो सकता है इस केस में, यानी हमको ऑप्शन डी लगाना है। मेंडल्स लॉ आर बेस्ड ऑन, मेंडल्स का लॉ बेस्ड है, नियम बेस्ड है किस बात पे, क्या क्रोमोसोम पे, क्या डीएनए पे, क्या ऑब्जर्वेशन ऑफ पी प्लांट या फिर म्यूटेशन। पी प्लांट आ जाए आप आंख बंद करके मेंडल्स को लगा सकते हैं, क्योंकि मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग करके अपने 3 लॉ दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट। इन a dihybrid cross the F2 phenotype ratio is, डाईहाइब्रिड क्रॉस में F2 फिनोटाइप रेशियो पूछ रहा है। आपको पता है जीनोटाइप फिनोटाइप दो तरह के रेशियो होते हैं, जीनोटाइप। अब देखिए होगा क्या कि पूछ रहा है F2 जनरेशन में ना कि F1 जनरेशन में, तो इसमें देखिए ऑप्शन ए सही होगा, 9331 का रेशियो। 2 ट्रेट्स वाले क्रॉस में 4 प्रकार के फिनोटाइप बनते हैं, आप हमेशा जान लें। 2 ट्रेट्स 2 लक्षण वाले क्रॉस में कितने फिनोटाइप बनेंगे बच्चों, 4 प्रकार के, और जिनका अनुपात 9331 के अनुपात में होता है। लिंग गुणसूत्रों की खोज किसने की थी, हु डिस्कवर्ड सेक्स क्रोमोसोम, तो सेक्स क्रोमोसोम की खोज हेंकिंग ने किया था। हेंकिंग ने बेटा 1891 में एक विशेष क्रोमोसोम खोजा था जिसे इन्होंने एक्स नाम दिया था। जीन्स लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम आर कॉल्ड, सेम क्रोमोसोम पे मौजूद जीन्स को हम क्या कहते हैं। देखिए अगर एक ही क्रोमोसोम पर स्थित जीन्स को लिंक जीन्स बोला जाता है, बेसिकली वे साथ में इनहेरिटेड होते हैं, इसीलिए इसको हम लिंक्ड जीन बोलेंगे। क्वेश्चन भी कह रहा है जो जीन एक ही गुणसूत्र पर होते हैं, जैसे ही एक ही गुणसूत्र पे, जैसे चलिए समझते हैं, मान लीजिए ये कोई है हमारा क्रोमोसोम, तो ये मान लीजिए एक जीन है और ये जीन है। अब ये क्या है, ए और बी, तो ये दोनों क्या है, एक ही क्रोमोसोम पर मौजूद है, ये लिंक्ड हैं, आपस में जुड़े हैं, इनको हम लिंक्ड जीन बोलते हैं। लिंक्ड जीन शोज, लिंक जीन क्या दिखाते हैं, लिंक जीन आपका बच्चों इनहेरिटेड टुगेदर दिखाते हैं। ऑप्शन डी, लिंक्ड जीन अलग अलग नहीं होते, एक साथ पास में होते हैं। क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय, गुणसूत्रीय अनुवांशिकता सिद्धांत किसने दिया था। तो बच्चों जो ये सिद्धांत दिया था वो सटन एंड बोबरी ने दिया था। इन दोनों वैज्ञानिकों ने बताया कि मेंडल के लॉस क्रोमोसोम की मदद से एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। लॉज क्रोमोसोम की मदद से क्या कर सकते हैं हम लोग, एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये बात बताया था किसने, सटन एंड बोबरी ने। थैंक यू। ये बच्चों आपको मैंने टोटल
20 क्वेश्चन करवा दिए। रिमेनिंग क्वेश्चन आपको अगली वीडियो में मिलेगा। अगर आप चाहेंगे तो आप कमेंट करिएगा, मैं इसकी PDF भी आपको जरूर दे दूंगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।